तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एलएलपी पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, एलएलपी भी जिसको बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं उसको। इंट्रोडक्शन। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9 जनवरी 2007 नोटिफाइड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 9 जनवरी 2007 को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को इस्टेब्लिश किया गया था। द पार्लियामेंट पास्ड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल ऑन 12 दिसंबर 2008 एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ असेंड द बिल ऑन 7 जनवरी 2009 एंड कॉल्ड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसका बिल जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 12 दिसंबर 2008 को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उस पर साइन किया गया था 7 जनवरी 2009 को। उसके बाद से वो एलएलपी एक्ट 2008 के नाम से वो रिलीज़ कर दिया गया। अब बात करते हैं एलएलपी एक्ट 2008 है क्या। द एलएलपी एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है। दिस एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड टू मेक प्रोविजन फॉर द फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट for matter connected there with or incidental thereto. LLP Act 2008 has 81 sections and 4 schedule. ठीक है, 81 sections हैं, 4 schedule हैं. The first schedule deal with mutual rights and duties of partner as well as limited liability partnership and its partner where there is absence of formal agreement with respect to them. The second schedule deals with the conversion of firm into LLP. Third schedule deal with conversion of private company into LLP. Or fourth schedule deal with conversion of unlimited public company into LLP. The Ministry of Corporate Affairs and Registrar of Company ROC are entrusted with the task of administrating the LLP Act 2008. The central government has the authority to frame the rules with regard to LLP Act 2008 and can amend them by notifying into the official gazette from time to time. उसको चेंज भी किया जा सकता है टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन देके। इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। और जो पार्टनरशिप के रूल्स हैं ना वो एलएलपी पे मतलब नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एलएलपी और पार्टनरशिप का कुछ डिफरेंस जो निकलेगा ना वो सेम भी निकलेगा, वो भी पढ़ेंगे आगे। अब हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है ना, नीड ऑफ न्यू फॉर्म एलएलपी क्यों है। The lawmaker envisaged the need for bringing out a new legislation for creating the LLP Limited Liability Partnership to meet with the contemporary growth of Indian economy. A need has built for a new corporate form that will provide an alternate to the traditional partnership with unlimited personal liability on one hand and the statute-based governance structure of the limited liability company on the other hand. In order to enable professional expertise and entrepreneur initiative and combine organism and operative in flexible, innovative and efficient manner, the LLP Act was enacted. पहले देखो पार्टनरशिप में हमारे पास दिक्कत क्या थी, हमारे पास फ्रीडम तो थी परफॉर्म करने के लिए, लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी पड़ जाती थी। वहीं अगर हम बात करें कंपनी में, हमारे पास इतनी फ्रीडम नहीं थी लेकिन लाइबिलिटी जो थी वो लिमिटेड थी। तो ऐसे में हमने निकाला 1% कंपनी, 1% कह रहा हूँ, ऐसे में हमने निकाला लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। इसमें क्या है, इसमें पास हमारे पास फ्रीडम भी है ना, एक्सपर्टीज़ भी है, अपनी खुद की एंटरप्रेन्योर नॉलेज भी है, और साथ में यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी भी क्या होगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमें यहाँ से एलएलपी का निकालने से हमको फ़ायदा मिला। Thus, LLP as a form of business organization is an alternative corporate business vehicle. It provides the benefit of limited liability but allows its member the flexibility of organization the internal structure as a partnership based on mutual arrived agreement do. इसमें लाइबिलिटी हमें लिमिटेड मिल जाती है और हमें पार्टनरशिप जैसा क्या फीचर मिल जाता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट का फीचर मिल जाता है। The LLP form enables entrepreneur, professionals and enterprises providing services of any kind or engage in scientific and technical discipline to form commercial efficient vehicles suited to the requirement. Owing to flexibility in structure and operation, the LLP is suitable vehicle for small enterprise and for investing by venture capital. छोटे कंपनियों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है ना LLP बनाना। अब बात करते हैं मीनिंग और कंसेप्ट की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की मीनिंग एंड कंसेप्ट। तो अब मीनिंग पढ़ते हैं। LLP इज़ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefit of limited liability at low compliance cost, but also allow its partners the flexibility of organizing their internal structure as traditional partnership. जिस तरह ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके रह सकते हैं, वैसे ही सेम हम एलएलपी में भी कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में हमारे पास क्या नहीं था, लाइबिलिटी जो थी वो हमारी अनलिमिटेड थी। यहाँ पे हमको उस चीज़ का फायदा होता है, हमारी लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है। समझ में आया। द LLP is a separate legal entity and while the LLP itself will be liable to the fully extent of the assets, the liability of the partners will be limited. LLP एक separate legal entity है, मतलब वो बिजनेस के एसेट्स अपने नाम पे परचेज करेगी, कोई
कंपनी के कोई डेप्ट उठाएगी तो अपने नाम पे उठाएगी कंपनी, तो इससे कोई पार्टनर पे बाउंड नहीं होता, इसलिए इसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। एलएलपी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप। तो इससे हमें क्या मिला, कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी मिला और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी मिली। इसको मिला के हमने क्या बना दिया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। Since LLP contains element of both a corporate structure as well as a partnership firm, LLP is a hybrid। इसको क्या बोला जाता है, एक हाइब्रिड बोला जाता है between a company and a partnership। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ बात करते हैं जो LLP के अंदर आती हैं। सबसे पहला है बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, जो कि आज के टाइम पे क्या है, कंपनीज एक्ट 2013, एंड इंक्लूड LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कोई भी LLP जो रजिस्टर हो एक्ट के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर, LLP एक्ट 2008 के अंदर। फिर LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लेकिन क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती अब इसमें, एक कॉर्पोरेट सोल या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर हुई है लॉ के द्वारा एक समय के लिए। समझ में आया। अब आगे बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट इसका क्या है। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉन बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एज डिफाइंड इन दिस एक्ट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाइड इन द बिहाफ। और वो कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट की है किसी कारणवश, तो वो सब इसके अंदर नहीं आएंगे। बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, प्रोफेशनल, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। बिजनेस क्या होता है, कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस या ऑक्यूपेशन। अब बात करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं। तो मैं बता दूं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज परसुएंट टू सेक्शन 7। सेक्शन 7 के हिसाब से कोई भी पार्टनर जो है वो डेजिग्नेट होगा तो उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। अब बात आती है कि यार डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है, तो वो मैं आगे अभी चैप्टर में है, आगे पढ़ोगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो। आगे बात करते हैं एंटिटी क्या होती है। एंटिटी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 अ फर्म सेटअप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है एक रिलेशन, अगर बात करें LLP की, मींस द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है उसको। हाउएवर इन केस ऑफ LLP जो है आफ्टर 30 सितंबर 2000 जो भी लगाना है, द फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड होगा 31 मार्च को ही। समझ में आया, चाहे कभी भी इनकॉर्पोरेटेड हुई हो लेकिन एंड वो 31 मार्च को ही होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इफ़ अ LLP हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अक्टूबर 2017, द फाइनेंशियल उसका ईयर जो खत्म होगा ना वो 31 मार्च 2019 ही होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको, ये रुको, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, ध्यान से देखो, तुम्हारे मॉड्यूल में गड़बड़ी होगी। 31 मार्च 2018 नहीं होना चाहिए था, 2019 लिख दिया इन लोगों ने। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर इन कीपिंग विद इनकम टैक्स लॉ। द फाइनेंशियल ईयर फॉर LLP शुड ऑलवेज बी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ईच ईयर। तो 15 अक्टूबर से 31 मार्च 2018 होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग अपने बुक में ठीक कर लेना, मुझे नहीं पता अभी नए मॉड्यूल में ठीक हो के आई है नहीं आई है दिसंबर के लिए, लेकिन इसमें ठीक नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन LLP क्या है। इट मीन्स LLP फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया जिसका इस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन विद इन इंडिया। मतलब जो बिजनेस तो इंडिया में कर रही है लेकिन इस्टेब्लिश जो है वो बाहर की कंट्री से हुई है, ठीक है ना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कौन से एक्ट, 2008 के एक्ट में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, इसमें एग्रीमेंट होता है LLP के बीच में, पार्टनर्स के और LLP के बीच में, जो म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बताते हैं और राइट्स एंड ड्यूटीज और रिलेशन बताते हैं LLP का। पार्टनर्स क्या है, पार्टनर्स इन रिलेशन टू LLP मींस एनी पर्सन हु बिकेम अ पार्टनर इन LLP अकॉर्डिंग टू द LLP एग्रीमेंट के तहत जो भी पार्टनर बनता है उसको बोला जाता है। अब बात करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है। Save as otherwise provide, the provision of Indian Partnership Act 1932 shall not be applied to LLP। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस जो है वो LLP पे अप्लाई नहीं होंगे, मैंने पहले ही बता दिया था। अब बात करते हैं पार्टनर्स क्या है ना, एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। देखो तुमने इतने सारे पढ़े थे, अब बात करेंगे पार्टनर्स क्या है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले पार्टनर्स देखो क्या है, सेक्शन 5 के तहत एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन LLP, हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ LLP इफ। वो पार्टनर कब नहीं हो सकता, ध्यान से समझो, कब नहीं हो सकता है बोला है मैंने, ठीक है ना, ध्यान देना। इट हैज़ बीन फाउंड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट और कॉम्पिटिटिव जुरिडिक्शन एंड द फाइंडिंग इज इन फोर्स। अनसाउंड माइंड का हो मतलब पागल हो दिमाग का, लूनेटिक हो,
तो उसको पार्टनर नहीं बना सकते। ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कहीं ना कहीं कभी उस पर केस हुआ हो, अब वो जेल से बाहर हो, तो भी उसको नहीं बना सकते। ही हैज़ अप्लाइड टू बी एडजस्टेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, उसने अप्लाई कर रखा है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब नल्ला हो गया, बेरोजगार हो गया, लेकिन अभी तक उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो उसको भी नहीं बना सकते। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। तो एवरी LLP शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। If at any time the number of partners of LLP is reduced below 2 and LLP carries on business for more than 6 months, while the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during the time that it's so carried on the business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on the business with him alone shall be liable personally for the obligation of the LLP incurred during the period. अगर कभी ऐसा हुआ, पहले तो 2 होने चाहिए लीस्ट पार्टनर, और कभी अगर ऐसा हुआ कि LLP चालू हुई और उसमें से एक पार्टनर कम हो गया और फिर एक ही पार्टनर रहा, तो अगले 6 महीने के अंदर अगर दूसरा पार्टनर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो और उसके बाद आया तो जो इस 6 महीने के बीच में जो भी चीज़ें ट्रांजेक्शन हुई होंगी उसके लिए वो अकेला पार्टनर लायबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं भैया डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या था, हमने पढ़ा था, आपने बोला था भैया सेक्शन 7 में पढ़ेंगे, तो आ जाओ भाई सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में पढ़ते हैं। Every LLP shall have at least 2 designated partner who are individual and at least one of them shall be resident of India. 2 designated partner होने चाहिए जिसमें से दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए और एक जो है वो इंडिया का होना चाहिए। If in an LLP all the partners are body corporate or in which one or more partner and individual and body corporate, at least 2 individual who are partner of such LLP or nominee of such bodies corporate shall be designated partner. मैंने क्या बताया था, LLP की जो पार्टनर्स होते हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा एक इंडिविजुअल जो इंडिया में होना ही चाहिए, और ऐसे ही 2 पार्टनर जो LLP के नॉमिनीज़ हैं और जो LLP में काम कर रहे हैं पार्टनर्स हैं, उन सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या है, LLP नेम बाय SMY LLP हैज़ 3 पार्टनर। ठीक है, S1 लिमिटेड, MIS लिमिटेड एंड YI लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज द रिक्वायर्ड फॉर LLP इज टू हैव 2 individual member as a partner apart from the body corporate. According to the said SMY LLP must consist of at least 5 partner, namely there are 3 body corporate and 2 individual member to constitute the LLP, and the 2 individual need to be treated as designated partner. यहाँ पे ये नहीं हुआ, LLP नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि एटलीस्ट देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, इसलिए नहीं बना क्योंकि 2 इंडिविजुअल होने चाहिए थे जो कि अपने पार्टनर होंगे, फिर और 5 ऐसे मेंबर होने चाहिए थे जिसमें से मेनली 3 जो थे वो तो बॉडी कॉर्पोरेट होने चाहिए थे और 2 इंडिविजुअल होने चाहिए थे, मैंने बताए थे। ठीक है ना, जिसको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर ट्रीट कर पाए, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं हुआ। ये समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, रेसिडेंट इन इंडिया क्या है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग 1 ईयर। रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बोला जाएगा? जब उसने पिछले साल के 182 दिन इंडिया के अंदर गुजारे होंगे, तभी उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाएगा। आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखो, देयर इज एन LLP बाय द नेम ऑफ इंडियन हेलीकॉप्टर LLP हैविंग 5 पार्टनर। मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर बी भी नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर सी जो है वो रेसिडेंट है, मिस्टर डी भी रेसिडेंट है, मिस्टर ई भी रेसिडेंट है। इन दिस केस एटलीस्ट 2 शुड बी नेम एज डेजिग्नेटेड पार्टनर आउट ऑफ विच 1 शुड बी द रेसिडेंट। ठीक है, मैंने बताया था ये सिंह। Hence, if Mr. A and Mr. B are resident, this will not serve the purpose. ये काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट कोई ना एक डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होता है वो मिसेस सी, डी और ई में से होना चाहिए। समझ आया? क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक जो है वो इंडिया का होना चाहिए रेसिडेंट। अब यहाँ देखो नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP दिए हैं, उसको अब हम पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स करके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स करके इसको क्लोज करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम लोग इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, टेंशन लेने की बात नहीं है, 2 से 3 वीडियो के अंदर ये लेक्चर भी कंप्लीट है, ये पूरा चैप्टर भी। ठीक है, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सेक्शन 21D ऑफ द LLP एक्ट 2008 प्रोवाइड्स दैट LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड इज लीगली एंटाइटल्ड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर एंड शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। Therefore, any change in the partner of LLP shall not affect the existence, rights or liability of the LLP. Section 3 of LLP Act provides that LLP is a body corporate formed and incorporated under this Act and is legal entity separate from that of its member. Body corporate का मतलब वही है कि वो अपने मेंबर से सेपरेट होता है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, वो परपेचुअल सक्सेशन फॉलो करती है, मतलब फ्यूचर में भी चलेगी, चाहे भले ही पार्टनर को मेंबर को कुछ हो जाए तो। ठीक है ना, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस उसको अफेक्ट नहीं करेगा।
परपेचुअल सक्सेशन सेकंड वही चीज़ है। एलएलपी कैन कंटिन्यू इन इट्स एग्जिस्टेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पार्टनर, चाहे जो भी पार्टनर आए जाए, डेथ हो जाए, इंसेनिटी हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, पार्टनर की कुछ भी हो जाए, एलएलपी पे कोई एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। मैंने बता चुका हूँ एलएलपी एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी इज लायबल टू द फुल्ली एक्सटेंट ऑफ द एसेट्स, अपने नाम पे परचेज करेगी, बट लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। लेकिन पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कितने पे लिमिटेड होगी? जितने उन्होंने कंट्रीब्यूट करा होगा। इन अदर वर्ड, क्रेडिटर ऑफ द एलएलपी शैल बी क्रेडिटर ऑफ द एलएलपी अलोन। तो इसका मतलब क्या है कि एलएलपी के क्रेडिटर जो है वो एलएलपी के ही क्रेडिटर होंगे, पार्टनर के क्रेडिटर नहीं बन सकते। फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। No partner is liable on account of the independence or unauthorized action of the partner. Thus, individual partner are shielded from joint liability created by another partner wrongly business decisions or misconduct. In other words, all partners will be the agent of LLP alone. No one can be bind the other partner by his act. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब समझ रहे हो कि अगर एक पार्टनर का डिसीजन दूसरे पे बाउंड ना करे, वो होता है म्यूचुअल एजेंसी। नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज एक्शन ऑफ द अदर पार्टनर। एक पार्टनर है जो डील कराया है दूसरे पार्टनर से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पार्टनर पे केस हो जाएगा। उस पार्टनर को तुम कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरे पार्टनर को, भाई उसके सहमति से हुआ है नहीं हुआ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर एक पार्टनर के डिसीजन दूसरे पार्टनर को बाउंड नहीं करते। समझ में आया? LLP एग्रीमेंट क्या है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स विद इन एन LLP आर गवर्न्ड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। द LLP एक्ट 2008 प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू पार्टनर टू रिवाइज द एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। वो एग्रीमेंट को चेंज कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ LLP एक्ट 2008। और अगर LLP एग्रीमेंट नहीं बनाया गया तो वो फॉलो कर सकते हैं LLP एक्ट 2008 को। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या है। LLP इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस। ये लीगल प्रोसेस से बना है और इज क्लोज विद ऑल राइट्स एंड इंडिविजुअल। वो सारे राइट्स से बना हुआ है। इट कैन डू एवरीथिंग विदाउट विद विच एन नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दैट इट कैन बी सेंट टू जेल, कैन नॉट टेक ओथ एंड कैन नॉट मैरी और गेट डिवोर्स। ये सारे काम कर सकता है लेकिन जेल नहीं जा सकता। कोई उसको बोल दिया जाए कि कोई एक वचन ले लो तो वो वचन नहीं ले सकता, शादी नहीं कर सकता है ना, डिवोर्स नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये कोई CS जैसे या मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकता। लेकिन LLP जो है भले ही इनविजिबल है, इंटेंजिबल है या इमोर्टल है, लेकिन वो फिक्टिशियस नहीं है और वो रियली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन सील क्या है। LLP बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन एक्ट थ्रू द इट्स मेंबर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। LLP में हैव अ कॉमन सील, एक कॉमन सील होना है। if it is decide to have one, thus it is not mandatory for LLP to have common seal। अगर वो डिसाइड करता है कि एक उसके पास हो कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर तो उसको मैंडेटरी नहीं है कॉमन सील रखना। इट शैल रिमेन अंडर द कस्टडी ऑफ सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल एंड शैल बी अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP। वो अंडर द कस्टडी होना चाहिए, है ना, ऑफिशियल के तहत होना चाहिए और एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के सामने LLP का जो है कॉमन सील मेंटेन होना चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी मैंने पढ़ा चुका हूँ। एवरी पार्टनर ऑफ द LLP फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ LLP को होता है। द एजेंट ऑफ द LLP वो दूसरे पार्टनर्स बाउंड नहीं करता। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर जो है वो लिमिटेड होती है, कितने तक, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है LLP में। सच कंट्रीब्यूशन में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल नेचर और बोथ, दोनों इंटेंजिबल नेचर की हो सकती हैं। एग्जाम्पल 4 देखो, द प्रोफेशनल लाइक इंजीनियर, कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स आर अफ्रेड ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस ड्यू टू अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये सब बिजनेस नहीं करना चाहते CS वाले, क्यों? क्योंकि इन्हें पता है लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन LLP उनको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप बिजनेस करो, क्यों? क्योंकि अब आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। तो ये इंकरेज करती है प्रोफेशनल्स को LLP में आने के लिए, बिजनेस में आने के लिए। ठीक है, आगे है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। द पार्टनर्स इन द LLP आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ LLP बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लाइजेस। जो भी लीगल कंप्लाइजेस के वर्क होंगे, लीगल अथॉरिटी के वर्क होंगे, वो सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे, बाकी के पार्टनर जो है सिर्फ मैनेज करेंगे बिजनेस को। फिर आते हैं मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। मैं बता चुका हूँ LLP में मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। मैक्सिमम के लिए क्या बोल रखा है इन्होंने? कुछ नहीं बोला ऐसा। एवरी LLP शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स एंड शैल हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। 2 पार्टनर होने चाहिए थे और 2 इंडिविजुअल होने चाहिए थे, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हो। ठीक है, एटलीस्ट 1 हो जो इंडिया का रेसिडेंट हो, ये भी बता रखा था। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। ठीक है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर LLP इज कैरिंग ऑन प्रॉफिट, अ लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। दस LLP कैन बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल, कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस। ये ऐसे कामों के लिए नहीं बनता, कोई समाज सेवा के लिए LLP नहीं बनाता है। LLP को तब बनाता है जब उसको प्रॉफिट अर्न करना होता है। उसका मेन मोटिव
40 भी प्रॉफिट अर्न करना होता है। फिर है इन्वेस्टिगेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ एलएलपी बाय अपॉइंटिंग और कंप्लेंटिंग अथॉरिटी ऑफ द पर्पस। अगर कोई दिक्कत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करवा सके एलएलपी को, ठीक है। फिर अगला है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर एंड एमलगेशन ऑफ एलएलपी शैल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। अगर एलएलपी चाहता है कि वो दूसरे एलएलपी से मिलकर एक बड़ी कंपनी बना ले तो वो करा जा सकता है, लेकिन एलएलपी एक्ट 2008 के तहत ही करा जाएगा, जो उसमें लिखा होगा उसी तरीके से करा जाएगा। फिर कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, अ फर्म प्राइवेट कंपनी और अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी विल बी अलाउड टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट। अगर किसी को कन्वर्ट करवाना है पब्लिक या प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में तो वो भी तब होगा जब एलएलपी एक्ट 2008 में लिखा होगा, उस तरीके से होगा, ठीक है। ई फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एवरी फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड और डिलीवर्ड अंडर द एक्ट एंड रूल्स मे बी देयर अंडर शैल बी फिल्ड इनटू द कंप्यूटर रिडीमेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन इट्स वेबसाइट www.mca.government.in and authorized by a partner or designated partner of LLP by the electronic use of the designated signer। अगर ई फिलिंग कराए जाते हैं डॉक्यूमेंट के, वहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए होता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन होता है सारे पार्टनर्स का। बात करते हैं फॉरेन एलएलपी, तो फॉरेन एलएलपी क्या होता है, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है जिसकी फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर जो होता है वो आउटसाइड इंडिया होता है, लेकिन प्लेस ऑफ वर्क कहाँ होता है उसका विद इन इंडिया होता है, ठीक है। फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन इंडियन एलएलपी, मतलब फॉरेन एलएलपी जो है वो इंडियन एलएलपी के साथ पार्टनरशिप में आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरे एलएलपी के पढ़ लिए। यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी हैं, इन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड ऑन द बिजनेस अरेंजमेंट, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इजी टू फॉर्म, ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, इजी टू डिसॉल्व, ये सब पढ़ा हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ